अच्छा, कभी सोचा है कि रात को आसमान में वो छोटे छोटे मोतियों जैसे तारे वो ऐसे टिमटिमाते क्यों हैं? या फिर कभी कभी चांद या सूरज को ग्रहण लग जाता है ना, जैसे कोई उन्हें छुपा रहा हो, ऐसा क्यों होता है? और पता है, हजारों साल पहले हमारे ही देश भारत में बहुत ही होशियार इंसान थे जिन्होंने इन पहेलियों को सुलझाने की कोशिश की थी। उनका नाम था आर्यभट्ट। ये कहानी सिर्फ सीख और प्रेरणा के लिए है। सोर्स विकिपीडिया। आज का क्विज और किड जोन बुक की एक्टिविटी मत भूलना। पिछले एपिसोड देखो, अगला मिस मत करना। तो आज हम सब मिलकर आर्यभट्ट की कहानी सुनेंगे, है ना मजेदार? जानेंगे उनकी जिंदगी के बारे में और उन्होंने क्या क्या गजब की खोजें की। ये कहानी खास तौर पर बच्चों के लिए है, ताकि वो भी जाने हमारे इस महान भारतीय वैज्ञानिक के बारे में। चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार सफर। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से बच्चे से जिनका नाम था आर्यभट्ट। बचपन से ही ना उन्हें आसमान से बहुत प्यार था। रात होती तो वो घंटों बस आसमान को देखते रहते। टिमटिमाती तारे, कभी चमकता हुआ चांद, तो कभी सुबह उगता हुआ सूरज, बस देखते ही रहते थे। और देखते देखते उनके छोटे से दिमाग में ढेरों सवाल आते थे। वो सोचते, ये तारे ऐसे मिचमिच क्यों करते हैं? और सूरज शाम को डूबकर कहाँ चला जाता है भाई? थक जाता है क्या? बिल्कुल। और किस्से तो ये भी हैं कि जब गांव के बाकी बच्चे धूल मिट्टी में खेलते थे ना, तो छोटे आर्यभट्ट क्या करते थे, वो जमीन पर बैठकर उंगली से मिट्टी पर गणित के अंक बनाते थे, या गोल, तिकोने, चौकोर ऐसी शक्लें बनाते रहते थे। हाँ, और एक बहुत मशहूर किस्सा है। एक दिन उन्होंने अपनी माँ से क्या पूछा पता है? पूछा, माँ, ये जो हमारी धरती है, अगर ये एक ही जगह खड़ी है तो फिर ये पूरा आसमान हमें घूमता हुआ क्यों दिखता है? ये तारे, चांद, सूरज, ये सब चलते हुए क्यों नजर आते हैं? था। और ये हमें भी एक गहरे सवाल की तरफ ले जाता है कि भाई, अगर पृथ्वी सच में घूम रही है, जैसा आर्यभट्ट ने बाद में बताया भी, तो हमें चक्कर क्यों नहीं आते? हम गिर क्यों नहीं जाते? हाँ, ये तो मेरे मन में भी आया था। उस समय के लोगों के लिए ये समझना तो बहुत ही मुश्किल रहा होगा यकीनन। असल में इसका जवाब बड़ा मजेदार है। कभी तेज चलती हुई ट्रेन या गाड़ी में बैठे हैं? हाँ, बैठा हूँ। जब गाड़ी बिल्कुल एक रफ्तार से बिना हिले डुले चलती है, तो क्या अंदर बैठे हुए लगता है कि हम इतनी तेजी से चल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर बाहर ना देखें तो पता ही नहीं चलता। हाँ, क्योंकि गाड़ी के अंदर सब कुछ, हमारी सीट, यहाँ तक कि अंदर की हवा भी, सब एक साथ एक ही रफ्तार से चल रहे होते हैं। अच्छा। हमारी पृथ्वी भी ना एक बहुत बहुत बड़ी अंतरिक्ष यान जैसी है और हम सब इसके साथ ही घूम रहे हैं, इसीलिए हमें वो घूमना अलग से महसूस नहीं होता। वाह, क्या बढ़िया तरीके से समझाया है। और कमाल की बात ये है कि आर्यभट्ट ने ये सब बिना किसी आज की तरह के साधनों के सोच लिया था। ये सच में गजब है। उनके माता पिता ने उनकी इस लगन को समझा। उन्होंने आर्यभट्ट को पढ़ने लिखने में पूरी मदद की, उनका हौसला बढ़ाया। हाँ, और शायद इसीलिए आर्यभट्ट आगे की पढ़ाई के लिए उस समय के सबसे मशहूर विश्वविद्यालयों में से एक नालंदा विश्वविद्यालय गए। नालंदा, वो तो ज्ञान का भंडार था उस समय। हाँ, दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे। हाँ, सुना है मैंने भी। वहाँ उन्होंने दो बहुत जरूरी विषय पढ़े। एक तो गणित यानी हिसाब किताब का विज्ञान, और दूसरा खगोल शास्त्र, मतलब आसमान, तारे, ग्रह, इन सब का विज्ञान। और जरा सोचिए, उस जमाने में आज की तरह बड़ी बड़ी दूरबीनें या कंप्यूटर तो थे नहीं। हाँ, ये तो है। सब कुछ अपनी आंखों से देखकर, अपने दिमाग से सोचकर और हाथों से गिनकर करना पड़ता था। वाह, ये वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती थी। पर आर्यभट्ट ने सिर्फ अपने तेज दिमाग के बल पर ही शानदार खोजें कर डाली। एक और मजेदार कहानी है। हाँ। कहते हैं एक बार किसी ने उनसे वही सवाल पूछा जो शायद हर बच्चे के मन में आता है, ये तारे टिमटिमाते क्यों हैं? हाँ, ये तो बच्चे पूछते ही हैं। हमारी पृथ्वी के चारों ओर ना हवा की एक परत है जिसे वायुमंडल कहते हैं। ये हवा हमेशा थोड़ी हिलती डुलती रहती है, तो जब तारों की रोशनी इस हवा से गुजरकर हम तक पहुंचती है, तो वो रोशनी भी थोड़ी काम जाती है, हिल जाती है। इसीलिए हमें लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। अरे वाह, कितना सरल और सटीक जवाब है ना? और मजे की बात यह है कि आज के वैज्ञानिक भी मोटे तौर पर यही मानते हैं। और ये तो बस शुरुआत थी।
आर्यभट्ट की सबसे बड़ी और मतलब दुनिया बदल देने वाली खोजों में से एक थी। उन्होंने कहा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। धुरी मतलब जैसे लट्टू घूमता है? हाँ, बिल्कुल वैसे ही। जैसे लट्टू अपनी कील पर घूमता है, वैसे ही हमारी पृथ्वी भी घूमती है और इसी घूमने से दिन और रात होते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता, बल्कि पृथ्वी और दूसरे ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते हैं। ओहो, ये तो उस समय के हिसाब से बहुत बहुत बड़ी बात रही होगी। हाँ, बहुत हिम्मत की बात थी ये, क्योंकि ज्यादातर लोग तो यही मानते थे कि सूरज ही धरती के चक्कर लगाता है। गणित में भी उनका काम जबरदस्त था। हम सब स्कूल में वृत्त यानी सर्कल के बारे में पढ़ते हैं ना? हाँ, पढ़ते हैं। गोल। उस गोल की जो बाहरी लाइन होती है परिधि और जो बीच से लाइन जाती है व्यास, उनको भाग देने पर एक खास नंबर आता है, पाई। पाई, हाँ, सुना है। 3.14 कुछ होता है। बिल्कुल। आर्यभट्ट ने ही आज से सदियों पहले पाई का मान बहुत बहुत करीब करीब सही निकाल लिया था, लगभग 3.1416। आज भी घर बनाने से लेकर मशीनें बनाने तक ये हिसाब बहुत काम आता है। सोचिए कितना पक्का हिसाब था उनका। अरे वाह। और एक और हैरान करने वाली बात। क्या? आज तो हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है, गेंद की तरह। पर क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि आर्यभट्ट ने ये बात आज से लगभग 1500 साल पहले ही बता दी थी? सच में? 1500 साल पहले? हाँ, उस समय तो ज्यादातर लोग यही सोचते थे कि धरती चपटी है, थाली जैसी। सोचो वो कितना आगे का सोचते थे। ये तो वाकई अद्भुत था। इतना ही नहीं, एक साल में कितने दिन होते हैं इसका हिसाब भी उन्होंने लगाया था। उन्होंने बताया कि एक साल में करीब 365 दिन होते हैं और इसी आधार पर उन्होंने कैलेंडर भी तैयार किया था। कैलेंडर? हाँ। आज हम जो कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं ना, हाँ, उसकी नींव में भी आर्यभट्ट का काम शामिल है। अच्छा। हाँ, और एक और बहुत जरूरी बात, उस समय लोग सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से बहुत डरते थे। हाँ, मैंने कहानियों में पढ़ा है। वो समझते थे कि कोई राक्षस सूरज या चांद को खा रहा है। बिल्कुल, राहु और केतु नाम के राक्षस। पर आर्यभट्ट ने बिना डरे सबको समझाया कि भाई ये कोई राक्षस का काम नहीं है। उन्होंने बताया कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब चांद घूमते घूमते धरती और सूरज के बीच आ जाता है और सूरज की रोशनी को रोक लेता है। ओ अच्छा, चांद की परछाई पड़ती है मतलब। हाँ, और चंद्र ग्रहण तब होता है जब धरती सूरज और चांद के बीच आ जाती है और धरती की छाया चांद पर पड़ती है, जिससे वो ढक जाता है। वाह, मतलब ये तो परछाइयों का खेल है बस। बिल्कुल। ये उस समय के अंधविश्वासों के खिलाफ एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक जीत थी। उन्होंने लोगों को डराने की बजाय समझाया। अच्छा, तो आर्यभट्ट ने ये सब बड़ी बड़ी खोजें की, क्या इसके अलावा भी कुछ किया था उन्होंने, मतलब गणित में या? हाँ, बिल्कुल। जैसे उन्होंने त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री की नींव रखी। ट्रिग्नोमेट्री, ये क्या होता है? ये गणित की एक शाखा है जिसमें हम त्रिभुज यानी 3 कोनों वाली आकृतियों के कोण, एंगल और भुजाओं, साइड्स के बीच के रिश्ते को समझते हैं। उन्होंने ज्या नाम का एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे आज हम साइन फंक्शन कहते हैं। अच्छा। और इसकी मदद से उन्होंने एक टेबल बनाई जिससे ग्रहों और तारों की दूरी और उनकी स्थिति का पता लगाया जा सकता था। सोचिए, ये आसमान के रहस्यों को सुलझाने के लिए एक तरह का कोड बनाने जैसा था। अरे वाह, मतलब वो सिर्फ आसमान देखते नहीं थे, उसे नापने और समझने के लिए गणित के नए तरीके भी बना रहे थे। बिल्कुल सही। आर्यभट्ट ने जो भी खोजें की, उनका असर आज भी हमारी जिंदगी पर है। हम जो घड़ियां इस्तेमाल करते हैं समय देखने के लिए, जो कैलेंडर देखते हैं तारीख जानने के लिए, गणित के जो सवाल हल करते हैं, यहाँ तक कि अंतरिक्ष विज्ञान में जो रॉकेट और सैटेलाइट भेजे जाते हैं, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं आर्यभट्ट के दिए हुए ज्ञान और फॉर्मूलों का हाथ है। ये तो सच है कि उस जमाने में आज की तरह बड़े बड़े इनाम नहीं थे, जैसे नोबेल प्राइज या भारत रत्न। पर इसका मतलब ये नहीं कि उनके काम को सराहा नहीं गया। आज पूरा भारत आर्यभट्ट को बहुत इज्जत देता है, गर्व से उन्हें याद करता है। बिल्कुल। और पता है सबसे गर्व की बात क्या है? जब भारत ने अपना पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा तो उसका नाम किसके नाम पर रखा गया? किसके नाम पर? हाँ, आर्यभट्ट के नाम पर। आर्यभट्ट सैटेलाइट। ये हमारे देश का उनके प्रति सम्मान दिखाने का तरीका था। ये तो बहुत ही गर्व की बात है। एकदम। और आज भी जब बच्चे स्कूल कॉलेज में साइंस और मैथ्स पढ़ते हैं तो आर्यभट्ट के बताए हुए कई सिद्धांत और सूत्र उनके काम आते हैं। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण किताब भी लिखी थी जिसका नाम है आर्यभट्टीय। आर्यभट्टीय। हाँ, इस किताब में उन्होंने अपनी सारी खोजों और गणनाओं के बारे में लिखा है
और ये किताब आज भी पढ़ी और पढ़ाई जाती है। ये समझिए कि ज्ञान का एक खजाना है जो वो हमारे लिए छोड़ गए हैं। अगर संक्षेप में कहूं तो आर्यभट्ट की खोजों ने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ज्ञान का एक नया रास्ता दिखाया। आर्यभट्ट की कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। सच्ची जिज्ञासा ही ज्ञान की शुरुआत है। चलिए जाते जाते कुछ मजेदार बातें फिर से याद कर लें। हाँ हाँ जरूर। याद है, आर्यभट्ट ने लगभग 1500 साल पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी गोल है। गोल, हाँ कमाल है। और उन्होंने ही 365 दिन का कैलेंडर बनाने में मदद की। ठीक। उन्होंने ही सबसे पहले ग्रहण लगने का सही कारण बताया, धरती और चांद की छाया का खेल। हाँ, राहु केतु वाला नहीं। बिल्कुल। और उनकी लिखी किताब आर्यभट्टीय आज भी कितनी जरूरी है। तो भाई आर्यभट्ट ने हमें आसमान के रहस्यों को देखना और उनके बारे में सवाल पूछना सिखाया। अगली बार जब कोई रात को टिमटिमाते तारों को देखे तो ये जरूर सोचे कि इस विशाल आसमान में और कितने अनजाने रहस्य छुपे हो सकते हैं जिनकी खोज शायद भविष्य में की जानी बाकी है। कौन जाने, क्या पता अगला आर्यभट्ट हमारे बीच ही कहीं हो। दोस्तों, है हमारा उद्देश्य केवल शिक्षा है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या गलत जानकारी देना नहीं।